हेलो। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए ह्यूमिडिटी। हेडिंग डाल लीजिए ह्यूमिडिटी एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। आर्द्रता एवं आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता, आर्द्रता एवं आर्द्रता के प्रकार। ह्यूमिडिटी एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता डाल लीजिए हेडिंग ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। आर्द्रता का तात्पर्य, आर्द्रता का तात्पर्य। आर्द्रता का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का तात्पर्य। स्टार्ट करें ना। सब लोग आ गए हो? कुछ लोग बाहर हैं अभी। सब लोग आ गए हो? देखो इधर, हमें चर्चा करना है कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा। याद है या भूल गए हैं? देखिए, जब हम वायु की बातें करते हैं, एयर, जब हम एयर की बातें करते हैं या वायु की बातें करते हैं, तो हमने चर्चा की आपसे कि जो एयर होता है, वायु होता है, ये मिक्सर ऑफ गैसेज है या गैसों का मिश्रण है। यही है ना, मिक्सर ऑफ गैसेज या गैसों का मिश्रण। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं ये मिक्सर ऑफ गैसेज है या गैसों का मिश्रण है। अब जो अगर ये बोला जाए कि गैसों का मिश्रण, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसमें कई गैसें हैं। हमने बोला कि इसमें कई गैसें हैं। अब इन कई गैसों में से, समझो जो कई गैसें हैं, इन कई गैसों में से वेपर या जलवाष्प, इन कई गैसों में वेपर या जलवाष्प, यह भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट है या एक महत्वपूर्ण गैस है। यह भी एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण गैस का उदाहरण है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने एयर लिया। ध्यान सुनना। सपोज करो हमने यहां पे किया कि एक बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स है, एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स के अंदर हमने एयर फिल कर दिया, हवा भर दिया। ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमने एयर फिल कर दिया, हवा फिल कर दिया। अब बताओ, अगर हमने बॉक्स बनाया तो ये जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा या बॉक्स का बताओ जो आयतन होगा, वो तो निश्चित हो गया ना। इसका जो वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया, वो निश्चित हो गया। और हमने इसी बॉक्स के अंदर क्या भर दिया, हवा भर दिया। इसी बॉक्स के अंदर हमने क्या भर दिया, हवा भर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर उपस्थित जो एयर है, जो वायु है, इस वायु का आयतन भी हमने क्या कर दिया, वायु का हमने वॉल्यूम या इसका आयतन भी हमने नियत कर दिया या कांस्टेंट कर दिया। आयतन हमने नियत कर दिया, निश्चित। अब बताओ, ये जो निश्चित आयतन वाली हवा है, इस हवा में कई प्रकार की गैसें हैं, हाँ या ना। इसी कई प्रकार की गैसों में बताओ जलवाष्प भी होगा कि नहीं होगा। इसी में कौन होगा आपका, जलवाष्प भी होगा। समझो आपका, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ
कि जब भी हम वायु की बातें करेंगे, समझिएगा, जब भी हम वायु की बातें करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वायु में जलवाष्प की मात्रा ना हो, या हो सकता है? बताओ, कुछ न कुछ जलवाष्प की मात्रा होगी ना। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो किसी में क्या है, कम है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जलवाष्प ना के बराबर है। वायुमंडल में जलवाष्प का कुछ परसेंटेज है कि नहीं है? तो बस एक लाइन बोलोगे कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है उसे ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है, उसे ही आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। अब वायु में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है और वायु में जलवाष्प की मात्रा कम भी हो सकती है। अब वायु में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा कम कैसे होगी, ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में, किस प्रदेश में वायु की बातें कर रहे हो। हाँ या ना? अगर मान लो हम सागर के प्रदेश में जली भागों में एयर की बातें करें तो जली भागों में आपका जो हवा होगी उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम मरुस्थलीय हवा की बातें करें तो मरुस्थलीय प्रदेशों की जो हवा है उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो वायु में जलवाष्प की मात्रा का होना, अलग अलग होना, वो अलग अलग कारक है। लेकिन इतना श्योर है कि वायु में जलवाष्प की क्या है, उपस्थिति है। तो वायु में जो जलवाष्प की उपस्थिति है, इसी को आपका भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है या ह्यूमिडिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? अब क्वेश्चन उठा कि ये जो आर्द्रता है, समझो, ये जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, इस आर्द्रता के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आर्द्रता बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। कहां से बढ़ती है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आर्द्रता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान क्या है, कम है। तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी, जबकि विषुवत रेखा पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा। क्लियर है इतना? ठीक है। देखो, अब अगर हम आर्द्रता की बातें करें, ह्यूमिडिटी की बातें करें, तो ह्यूमिडिटी को समझो हम तीन प्रकार में बांटते हैं। एक होता है निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक है सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाम सुना है आप लोगों ने, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक है विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तीन प्रकार से आर्द्रता को दिखाया जाता है, ठीक है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और तीसरा क्या है, विशिष्ट आर्द्रता। क्वेश्चन उठा कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, सापेक्ष आर्द्रता क्या है और विशिष्ट आर्द्रता क्या है। तीन चीजें हैं। इन तीनों को समझने से पहले एक बात आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए एयर है, ध्यान से आप समझेंगे, ये हवा है, ये एयर है, ठीक है, और एयर के पास जलवाष्प है। एयर के पास क्या है, जलवाष्प है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एयर है, ध्यान से शब्द में चेंज कर रहा हूं, ये जो एयर है, एयर के अंदर जलवाष्प है, तो सिंपल सी बात है आपका, हम ये बोल सकते हैं कि जो एयर है ये जलवाष्प को धारण करती है। क्या करती है? धारण का मतलब अपने अंदर रखना, अपने अंदर क्या करना, रखना। अब दो बातें हैं। हमने बोला कि ये जो एयर है, ये जो वायु है, इस वायु की अपनी, ध्यान समझो, इस वायु की अपनी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता होती है। ध्यान समझिएगा, इसकी अपनी ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। जैसे आप लोग हो, आप लोगों के पढ़ने की एक क्या है, क्षमता है, एक लिमिट है। हाँ या ना? पढ़ने की एक क्षमता है, एक लिमिट है आपका, वो उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। कुछ भी हो जाए, क्या कहते हैं, उससे ज्यादा आपका नहीं पढ़ सकते आपका। हाँ, इतना हो सकता है
कि अलग अलग पर्सन की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी की कैपेसिटी 8 घंटे की पढ़ने की होगी, किसी के 10 घंटे पढ़ने की होगी, किसी की 12 घंटे पढ़ने की होगी, कोई 6 घंटा पढ़ता होगा, कोई 8 घंटे, यही होगा ना आपका। ठीक है, ये क्या है, आपका अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग क्या है, कैपेसिटी है। अब सोचो, आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, इसे कहा जाता है आर्द्रता सामर्थ्य। क्या कहा जाता है? सामर्थ्य का मतलब कैपेसिटी कितना है, बताओ जरा। तुम बोलते हो कि देख लेंगे तुम्हें, बोल जाओ की भाषा में बोलते हो ना, कोई बात नहीं, ज्यादा बोलो मत, देख लिया जाएगा तुमको, हाँ या ना। तो देख लिया जाएगा का मतलब क्या होगा, पता है मुझे तुम्हारी क्षमता कितनी है, हमें पता है तुम्हारा सामर्थ्य कितना है, तुम्हारी पावर कितनी है, जानते हैं हम, तभी हम बोलते हैं कि तुमको देख लेंगे, ज्यादा परेशान मत रहो, तुमको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी है, एक क्या है आपका, कैपेसिटी है आपका, एक क्षमता है। तो क्या बोलो, अगर आपसे पूछे आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, तो क्या बोलोगे, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, उसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु की आर्द्रता सामर्थ्य। अब मुझे बताना कि ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी, ध्यान सुनो, मान लेते हैं कि आप लोगों की पढ़ने की जो कैपेसिटी है, ध्यान सुनना, मान लिया हमने कि आपके पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो 8 घंटे है या 10 घंटे मान लेते हैं। ध्यान से बस सुनना, 10 घंटे आपकी कैपेसिटी। अब मुझे बताओ, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो पढ़ाई का सामर्थ्य है, आपका कौन सा सामर्थ्य, पढ़ाई का जो सामर्थ्य है, समझो क्या कहते हैं आपका, मुझे बताओ, आपका वो समय टू समय आपका बदलता रहता है, आपका स्थिर रहता है, क्या रहता है, बदलता रहता है आपका, हाँ या ना, समय आपका बदलता रहता है। एग्जाम का समय जब आएगा तो तुम्हारा आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगा, हाँ या ना, यही होता है ना जी। एग्जाम का टाइम आएगा तो तुम्हारे पढ़ने का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एग्जाम जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन पढ़ने का सामर्थ्य कम हो जाता है, यही होता है ना। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होगा कि वायु की जो आर्द्रता सामर्थ्य है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन ये उठा कि वायु का आर्द्रता सामर्थ्य कम ज्यादा क्यों होता है। चलो, तुम्हारे केस में तो हमने पढ़ाई, एग्जाम डाल दिया, क्या डाल दिया, एग्जाम। एग्जाम आएगा तो पढ़ने का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा 3-4 दिन तो हम लोग एंजॉय करते रहते हैं अवसर में, तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो पढ़ाई के केस में। आर्द्रता के केस में क्या होता है आपका, आर्द्रता के केस में क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा इसे। देखो, सब कुछ साइंस से पढ़ोगे तो आराम से समझ जाओगे। मान लो एयर है, या मान लेते हैं ये वायु है, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये वायु है या एयर है। अब सपोज करो, अगर हम वायु का, एयर का अगर टेम्परेचर, तापमान बढ़ा देते हैं, चलो एयर का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इसका तापमान हमने बढ़ा दिया। अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो आप सारे बच्चे बताएंगे कि तापमान बढ़ाने से ये जो हमारी एयर है ये फैल जाएगी, वेरी गुड, वायु फैलेगी। वायु अगर फैलेगी तो आप बताइए, वायु में स्पेस ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा, और वायु में स्पेस ज्यादा आ जाएगा तो आर्द्रता ज्यादा लेगी या कम लेगी। इसका मतलब तापमान बढ़ाने से आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, वेरी गुड, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। उल्टा कर दीजिए, तुरंत उल्टा कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम तापमान को क्या कर दें, कम कर दें, तो तापमान को कम कर देंगे तो हवा क्या हो जाएगी, वायु सिकुड़ेगी, हाँ या ना, सिकुड़ेगी। समझो, आपका वायु अगर सिकुड़ेगी तो स्पेस क्या होगा, स्पेस कम होगा तो आर्द्रता भी, वेरी गुड, आर्द्रता कम हो गई, और इसका मतलब आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, वेरी गुड, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वायु की जो आर्द्रता सामर्थ्य है, क्या है, वायु की जो आर्द्रता सामर्थ्य है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, तापमान के ऊपर। तापमान वायु की आर्द्रता सामर्थ्य को क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। तापमान बढ़ा दिया जाए तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या हो जाएगा, और तापमान कम कर दिया जाए तो आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे। अगला समझो, अब हमने चर्चा किया था कि आर्द्रता 3 प्रकार की होती, कितनी प्रकार की,
एक है निरपेक्ष। ध्यान से बस सुनना, निरपेक्ष का मतलब इंग्लिश में हमने बोला एब्सोल्यूट। ठीक है, अपने पढ़ाई से कोरिलेट करो, इसे अपने पढ़ाई से कोरिलेट करो। तुम्हारी क्षमता 10 घंटे की पढ़ने की है। आपकी क्षमता कितने घंटे की है? 10 घंटे की पढ़ने की है। किसी निश्चित दिन तुम कितना पढ़ते हो? जैसे मान लीजिए आपके पढ़ने की क्षमता 10 घंटे है। आज मंडे है, क्या है आज? मंडे है। तो हमने कहा कि तुम बताओ मंडे को तुमने कितना पढ़ाई किया? तो तुमने बोला सर मंडे को तो हम 8 ही घंटा पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 8 घंटा। तो एक निश्चित दिन तुम्हारी पढ़ाई की क्षमता अलग अलग है ना। तुम्हारी क्षमता 10 घंटे की है, कितने घंटे की? और निश्चित अलग अलग दिन तुम बताओ अलग अलग घंटे पढ़ते हो ना। कभी 6 घंटा, कभी 7 घंटा, कभी 8 घंटा। तो एक निश्चित दिन पे तुम्हारे पढ़ने का आपका घंटा कितना है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। वायु पे कोरिलेट करो। मान लीजिए हमने क्या किया, अभी फिगर में आपको दिखाया था, हमने क्या किया यहां पे कि एक निश्चित आयतन की वायु ले लिया। क्या ले लिया हमने? ठीक है, हमने क्या किया, एक निश्चित आयतन की वायु, सुनेंगे ध्यान से, एक निश्चित आयतन की वायु। अब बताओ इस निश्चित आयतन की जो वायु होगी इसमें भी जलवाष्प होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, तो निश्चित आयतन की जो वायु होगी इसमें जो जलवाष्प होगा इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट, या इसी को कहा जाएगा निरपेक्ष। क्या कहा जाएगा? निरपेक्ष कहा जाएगा। किसी एक निश्चित दिन तुम कितना पढ़ते हो, ठीक है, उसे कहा जाएगा निरपेक्ष पढ़ाई या एब्सोल्यूट स्टडी कहा जाएगा। आर्यतिवासन में उसी तरह बोला गया कि किसी निश्चित दिन, तो हमने बोला किसी निश्चित आयतन में, किसी निश्चित आयतन में कई गैसें हैं, तो निश्चित आयतन वाली जो आयतन वाली जो वायु है उसमें जो जलवाष्प है उसे क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा निरपेक्ष। समझ में आया? फिर से रिपीट करें, सारे बच्चे जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अरे महाराज समझा रहा हूं तो समझ नहीं, तुम्हारा पढ़ाई का कितना क्षमता है? खड़े हो जाओ। मान लीजिए आपकी पढ़ाई करने की क्षमता 10 घंटे है। कितना घंटे? 10 घंटे आपका। तो क्या मंडे से लेके संडे तक 10-10 घंटे पढ़ते रहोगे? किसी दिन 5 घंटा, किसी 6 दिन 6 घंटा, किसी दिन 7 घंटा। तो मान लीजिए मंडे के दिन, तो मंडे का मतलब दिन निश्चित हो गया, तो हमने यहां पे आयतन निश्चित कर दिया। क्या निश्चित कर दिया? आयतन निश्चित। तो किसी निश्चित दिन आपने 7 घंटा पढ़ा। कितना घंटा? 7 घंटा। तो सोमवार के दिन आपने 7 घंटा पढ़ा, तो सोमवार के दिन आपकी पढ़ाई कितने घंटे की? 7 घंटे की। उसी को बोल रहा हूं निरपेक्ष पढ़ाई। हमने आयतन क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। मान लो हमने आयतन निश्चित कर दिया आपका 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना कर दिया? हम 10 ग्राम का आपका हवा लेंगे। 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हवा हम क्या करने वाले हैं? लेने वाले हैं। तो उस हवा में बताओ एक ही गैस होगा या कई गैस होंगे? तो उसमें जलवाष्प भी होगा ना जी। तो उसमें कितना जलवाष्प है? वो निरपेक्ष है। अब समझ में आया? इधर की जनसंख्या अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, निरपेक्ष क्या होता है? इधर का मतलब ब्रेक के बाद भाग गए हैं सब ना, इसका मतलब ब्रेक के बाद भागे हैं सब। कल मिलते हैं उनसे, कोई बात नहीं है। हमारी मुलाकात इधर भी भागे हैं। तो कोई नहीं, एक काम करना, कल जब नाम याद है, नाम अगर याद है तो लिखवाओ जरा नाम लिखवाओ, फिर मैं समझाता हूं लोगों को, अच्छे से समझा देता हूं। अब यहां से क्वेश्चन सुन लो। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? एक काम कीजिए था, एक क्लास वालों का सबका लिस्ट अपने पास है ना? है? क्लास वालों के पास वीडियो नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? क्लास वालों, उन लोगों को लगता है कि हम निकल लेते हैं, वीडियो तो ऐप पे पढ़ा ही होगा ना, और ऐप पे पढ़ा होगा, देख लिया जाएगा। अब तुम लोग को बताता हूं मैं, ठीक है? तुम ही लोग लगते हो विशेष हुए हो, ये सब बाकी बच्चे विशेष नहीं है। और सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलोगे तो हमारा तो सर सिलेक्शन ही नहीं हो गया। सारी सिंपल सी बात है, ये जनसंख्या बैठ रही है तो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रही है ना, तो सिलेक्शन इसका होगा, तुम्हारा क्यों होगा? क्यों होगा तुम्हारा सिलेक्शन? नहीं होगा। आ रही बात समझ में ना आपका? आपको लगता है कि ब्रेक के बाद तो सर कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ऐसी बातें होती रहती है। नहीं तो ब्रेक के बाद डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा,
ठीक है। और ये जो पढ़ा रहा हूं ना, किताब में जाके समझ लेना, समझ में नहीं आएगा। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, किताब में जाके पढ़ो, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वो क्या क्या लिखा होगा। और इसके बाद तुरंत पढ़ाऊंगा कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है। और संघनन भी किताब से समझ में नहीं आएगा ना। रिकॉर्डिंग नहीं दिलवाएंगे, रिकॉर्डिंग नहीं देना है बहादुरों को, ठीक है ना। इन बहादुरों को रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद। देखो खुश हो गया सर, ठीक है। पढ़ना है पहले, क्या कहते हैं। बताओ एक बात बताओ, मास्टर आके खड़ा होके पढ़ा रहा है, तुम लोग बैठे हो, एसी क्लास का लाइट जल रहा है, एसी जल रहा है, क्या कहते हैं आपका, सब बिजली बिल आ रहा है, सब किसके लिए किया जा रहा है? तुम्हारे लिए किया जा रहा है ना। और बहादुर लोग निकल जा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं इनको कौन सा घर का काम याद आ गया है। मैं समझ गया, इसका मतलब डेली ये सब ऐसा करते होंगे ना। इसका मतलब डेली ये सब करते हैं ऐसा ही। क्लास, पहला क्लास खत्म हुआ उसके बाद निकल लेते हैं। अच्छा तो एक काम करते हैं, अशोक जी एक काम करते हैं, एक बार क्लास मेरा सेकेंड हाफ में रख दीजिए। एक बार मेरी जो क्लास हो सेकेंड हाफ में रख दीजिए, ठीक है। पहला क्या है आपका, फर्स्ट हाफ खान सर का रख देते हैं, एक ज्यादा नहीं, 102 दिन। फर्स्ट हाफ खान सर का रख देते हैं, सेकेंड हाफ अपना रखता हूं, फिर मिलता हूं लोगों से ठीक है। फिर लोगों को समझ में आएगा। उन लोगों को लग रहा है कि हम ही चालाक हैं, ठीक है। उन लोगों को लग रहा है हम ही चालाक हैं। अब फिर एक काम किया जाएगा, जानते हैं क्या, कि खान सर क्लास ले लेंगे, ब्रेक देंगे, ब्रेक के बाद एक्स्ट्रा लोगों को एंट्री नहीं दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा लोग होंगे उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा, फिर उनका समझ ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। बड़ा बदमाश टाइप की जनसंख्या है आज झूठ क्या बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कहां जा रहे हो, तो कह रहे हैं सर खाना खा के आ रहे हैं बोल रहे हैं सब खाना खा के आ रहे हैं आपका। तो खाना खा के जा रहे हो तो बैग लेके क्यों जा रहे हो भाई चलो आ जाओ। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब, निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब हुआ एक निश्चित आयतन। क्या है? एक निश्चित आयतन है, और निश्चित आयतन में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। आगे देखो जरा यहां पे, सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव, में सब लिखवाऊंगा, पहले समझना जरूरी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझो ध्यान से। मैंने बोला कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम है, आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिएगा, राम है। राम की समझो पढ़ाई की क्षमता, ध्यान से बस समझना, राम की पढ़ाई की क्षमता कितने घंटे है, मान ली 10 घंटे, 13 घंटे बोल रही है, ठीक है। 10 घंटे, कितना है, 10 घंटे। हम आदर्श लेके चल रहे हैं, कुछ लोग विशेष हैं तो उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई की क्षमता कितनी है, 10 घंटा। अब सुनिए क्या कहते हैं, मान लीजिए राम ने क्या किया, सोमवार को 6 घंटे पढ़ाई करता है। सोमवार को कितना पढ़ाई करता है, 6 घंटा पढ़ाई करता, और क्षमता कितनी है। तो मुझे अब ये ध्यान सुनना, मुझे अब ये देखना होगा कि अपनी कुल क्षमता का इसने कितना यूज किया है, ठीक है। इसकी क्षमता कितना है, 10 घंटा, ठीक है। और आपका पढ़ कितना रहा है, 6 घंटा। इसका मतलब अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 6 घंटा बताओ जो पढ़ रहा है, ये तो इसका निरपेक्ष पढ़ाई हो गया, ठीक है। ये इसका समझो निरपेक्ष पढ़ाई हो गया, और ये इसका क्या है, पढ़ाई की क्षमता, ये इसका सामर्थ्य है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अपने आर्द्रता सामर्थ्य या अपने सामर्थ्य की तुलना में वह कितना काम कर रहा है। तो मैं बताओ उसके सामर्थ्य की तुलना में उसने आज कितना काम किया है। तो बताओ राम के द्वारा आज किए गए काम को मैं उसकी क्षमता से तुलना कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, हाँ या ना। मैं क्या कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि अपने क्षमता के सापेक्ष वो कितना पढ़ रहा है। अभिभाषण में इसी को कहा जाता है सापेक्ष पढ़ाई। क्या कहा जाता है, सापेक्ष पढ़ाई या रिलेटिव पढ़ाई कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक हवा है, समझो, मान लो एक वायु है, तो सिंपल सी बात है,
इस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य होगी, हाँ या ना? इस वायु की मान लीजिए आर्द्रता सामर्थ्य है, इस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य मान लो आपका 80 है। जस्ट एग्जांपल, नंबर दे रहा हूं केवल समझाने के लिए। मान लीजिए इसका आर्द्रता सामर्थ्य कितना है? 80। लेकिन जब मैंने बोला कि एक निश्चित आयतन पर, तो इसकी निरपेक्ष आर्द्रता, ध्यान सुनना, इसकी निरपेक्ष आर्द्रता 40 है। निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है? 40 है। लेकिन क्षमता कितनी है? तो क्वेश्चन ये उठा कि आपका वायु के सामर्थ्य की तुलना में, क्षमता की तुलना में वायु में कितना आर्द्रता है? तो 80 क्षमता है और है कितना? तो 85% हुआ ना। कितना परसेंट हुआ? 50%। तो वायु का सापेक्ष आर्द्रता कितना परसेंट? 50%। क्या हुआ? 50%। इसका मतलब ये हुआ कि सापेक्ष जो आर्द्रता है, यह क्या है आपका? दो आर्द्रता के बीच में तुलना है। क्या है? सापेक्ष आर्द्रता वायु के आर्द्रता सामर्थ्य और वायु की निरपेक्ष आर्द्रता के बीच में क्या है? तुलना है। हम ये बताना चाहते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य की तुलना में वायु के पास कितना परसेंट है। इसका मतलब मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं क्या कि सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना, सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य। अगर मैं इसे परसेंटेज में चाहता हूं तो 100 से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं। 100 से मैं क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं आपका। यह कहानी सापेक्ष आर्द्रता की। यह कहानी क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। तो याद रखना, सापेक्ष आर्द्रता वास्तव में एक निश्चित आयतन वाली वायु में, एक निश्चित आयतन वाली वायु के आर्द्रता का उसके आर्द्रता सामर्थ्य के साथ तुलना है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जो क्षमता है ना, उस क्षमता का कितना तुम काम कर रहे हो, यही देखना चाहता हूं मैं। क्या तुम क्षमता का 100% काम कर रहे हो, 20% कर रहे हो, 40% कर रहे हो, 50% कर रहे हो? इसी को बोला गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसी को बोला गया सापेक्ष ह्यूमिडिटी, हाँ या ना? रिलेटिव या सापेक्ष? तो बताओ, समझ में आया? फिर से समझाऊं। समझ में आया? इधर की जनसंख्या आया समझ में? ठीक है, आए? एक बार और परिभाषा, फॉर्मूला देख लो एक बार और, मतलब फॉर्मूला देखो। निरपेक्ष आप सापेक्ष आर्द्रता क्या है? हमने वायु की जब बातें किया तो वायु में हमने बोला दो बात है। पहला क्या है कि वायु की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, उसे हमने सामर्थ्य बोल दिया। क्या बोल दिया? और दूसरा हमने बोला कि वायु के पास एक निश्चित आयतन में है कितना। आयुवासन में अब मान लो वायु के पास एक निश्चित आयतन की हमने वायु ले, मान लो ये रूम है, इस रूम की वायु का मतलब निश्चित वायु, निश्चित आयतन की वायु ले लिया। हमने बोला कि इस निश्चित आयतन की वायु में आर्द्रता कितना है? y है। लेकिन इस वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कितना है? x है। तो मुझे यह देखना है कि तुम्हारी कुल क्षमता के सापेक्ष में तुम्हारे पास कितना है। तुम्हारी कुल क्षमता कितनी है? तुम्हारे पास कितना है? y। तो मैं देखना चाहता हूं कि अपनी कुल क्षमता का कितना परसेंट तुम्हारे पास है। मान लो ये तुम्हारा आपका क्या है? 80 है। कितना है? 80 है। और तुम्हारे पास कितना है? 40 है। कितना है? 40। तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा रिलेटिव आपका ह्यूमिडिटी कितना है। तो तुमने बोला सर देखो 40 हो गया, 80 हो गया और कितना हो गया? 100 हो गया। उल्टा कर दिया क्या? ठीक है, 40 हो गया, 80 हो गया और क्या हो गया? 100 हो गया आपका। अब जो भी परसेंटेज आएगा आप देख लेना। 8 5 40, यही हुआ ना? ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया? 50%। तो तुमने बोला, तो मैंने तुमसे क्या बोला कि देखो भाई तुम्हारी क्षमता जो है ना, तुम अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हो। तुम अपनी क्षमता का कितना काम कर रहे हो? आधा काम कर रहे हो। और आधा काम करने से आधा काम करने से पास होने वाले नहीं हो तुम। तुम्हें अपनी क्षमता का मैक्सिमम क्या करना होगा? यूज करना होगा, तब तुम पास हो पाओगे। इसी को हमने बोला सापेक्ष आर्द्रता, या इसी को हमने बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता का मापन है। क्या है? आर्द्रता का मापन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है? तुलनात्मक अध्ययन किसका? किसका?
निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य का। क्लियर हो गया? हाँ भाई, अब क्लियर हो गया? पीछे वाले बच्चों जो बोला था कि दोबारा समझा दीजिए, क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि ये जो सापेक्ष आर्द्रता है, ध्यान से बस सुनना, ये जो सापेक्ष आर्द्रता है, ये सापेक्ष आर्द्रता किस पर निर्भर करेगी? सापेक्ष आर्द्रता समझो तापमान पर निर्भर करती है। ध्यान से बस सुनना, सापेक्ष आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर समझो निर्भर करती है। क्वेश्चन उठा कि सापेक्ष आर्द्रता तापमान पर निर्भर करती कैसे? सापेक्ष आर्द्रता तापमान पर निर्भर करती है कैसे, ये हमको जानना है कि कैसे ये तापमान पर निर्भर करती है। चलो, हमने एक फॉर्मूला लिखा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना, ऊपर क्या लिखा था? ठीक है, वेरी गुड। निरपेक्ष आर्द्रता, नीचे क्या लिखा था? वेरी गुड, आर्द्रता सामर्थ्य। चलिए मान लेते हैं यही पर यही था ना। ठीक, अब देखो ध्यान से, मान लो हम तापमान बढ़ा देते हैं, ध्यान से बस सुनना, हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं? अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वाला तो फिक्स है, ऊपर वाला क्या है? क्योंकि हमने निश्चित आयतन लिया है। क्या लिखा है? निश्चित आयतन, तो इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अब बताओ, तापमान जब बढ़ाओगे तो हवा क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो हवा फैलेगी तो आर्द्रता सामर्थ्य, अभी क्या पढ़ाया गया था? आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगा ना। अब बताओ, ये बढ़ जाएगा तो नीचे वाला जब बढ़ जाएगा तो मुझे कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? क्या मिलेगा? कम। यानी कि तापमान को बढ़ाऊंगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, हाँ या ना? तापमान को बढ़ाऊंगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। किसी को डाउट है तो बताइए, डाउट है किसी को? तापमान बढ़ाने पे सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। मैं सही हूं या गलत हूं? है? कहां से आवाज आ जाए? कैसे? अच्छा, फॉर्मूला देख रही हो? ठीक है, तापमान जब तुम बढ़ाओगी तो हवा फैलेगी या सिकुड़ेगी? तो फैलेगी तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, तो आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगा, हाँ या ना? तो नीचे वाला जिससे तुम भाग दे रही हो ये बढ़ गया, तो तुमको भाग दोगी तो भाग देने वाली संख्या बढ़ गई है, तो भाग देने के बाद आपका कम मिलेगा कि ज्यादा? कम मिलेगा ना। तो इसलिए हमने लिखा तापमान ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, उल्टा कर दीजिए, तापमान अगर कम होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगी, और आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन उठा कब तक, ध्यान सुनते जाना, क्वेश्चन उठा कब तक? सापेक्षिक आर्द्रता, ध्यान समझिएगा, हमने बोला कि बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। मान लीजिए आपका, ये पहले जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, पहले मान लो ये 50% था, फिर बढ़ के कितना हुआ? 60 हुआ, फिर बढ़ के कितना हुआ? 70 हुआ, फिर बढ़ के कितना हुआ? 80 हुआ, फिर बढ़ के मान लो 90 हुआ, और फिर कितना हो गया? 100। तो क्वेश्चन ये उठा कि सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी कब तक? तो कब तक बढ़ेगी आपका? जब तक ये 100% ना हो जाए। तुम कब तक पढ़ोगे? बोला सर मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मैं अपनी क्षमता का यूज ना कर लूं। क्षमता ही तुम्हारी 10 घंटा है, क्षमता ही कितना है? 10 घंटा। तो तुम्हारा पहला टारगेट क्या होगा कि अपनी क्षमता को क्या करना है? प्राप्त करना है। और क्षमता जैसे ही मैं प्राप्त करूंगा कितना % हो जाएगा? 100% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये जो हमारा समझो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर समझो अगर ये बढ़कर कितना % हो गया? 100% हो गया। को सुना, दिन क्या होगा? दिन क्या होगा? अगर ये बढ़ के 100% हो गया तो क्या होगा? चलिए वापस आते हैं। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, सुनिए ध्यान से, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आवाज में, तो भूख लगी तो खाने की एक क्षमता होगा ना जी। कितना गुलाब जामुन खा जाएंगे?
अगर स्वतंत्र हैं आप खाइए जितना खा सकते हैं। कितना तुमसे पूछ रहा हूं, 10-20? हाँ बस 4-5। ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या कहते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से, मान लीजिए आप लोगों का गुलाब जामुन खाने का क्षमता 10 है। ठीक है, अपने अपने अनुसार आप मान लीजिए जितना जितना है आपका। ठीक है, अब मान लो, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं और इस पे अप्लाई करना। मान लो कोई भूखा आदमी है, समझो कोई भूखा आदमी है, तुम ही भूखे हो, ठीक है, और तुम मुझे मिले, मैंने कहा चलो तुमको मैं आज भरपेट खाना खिलाता हूं, और जितना तुम्हारा कैपेसिटी था मैंने उतना खाना खिला दिया। तो खाना खाने के बाद तुम क्या बोलते हो, सर आज मैं तृप्त हो चुका हूं, मुझे क्या प्राप्त हो चुकी है, तृप्ति मिल चुकी है, मैं तृप्त हो चुका हूं। हाँ या ना? यूज होता है ना कि मैं आज क्या हो चुका हूं, तृप्त हो चुका हूं। तो समझो क्या कहते हैं, अगर ऐसा होगा तो हवा संतृप्त हो जाएगी या तृप्त हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेचुरेट हो जाएगी या तृप्त हो जाएगी। किसी बुजुर्ग को खाना खिलाओ ना, तो खाना होने के बोलता है बहुत अच्छा किया, आज मैं तृप्त हो चुका, मन तृप्त हो गया। हाँ या ना? मन क्या हो गया? तृप्त हो गया। तो हवा क्या हो जाएगी? तृप्त हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। और अगर तुम तृप्त हो गए हो उसके बाद क्या? मैं बोलूंगा कि ठीक है, काम को तुम बोलो सर खाना होना तो बहुत अच्छी बात है, खिला दिया, पेट भर चुका, तृप्त हो चुका। मैंने कहा पैदल चलो चलते हैं। बोला नहीं सर, थोड़ा लेटने को मिल जाता तो ज्यादा अच्छा है। हाँ या ना? यानी कि अगर तृप्त हो चुके हो तो आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। अगर तृप्त हो चुके हो तो कहां गिरोगे? कहां गिरोगे? नीचे। और नीचे अगर पानी गिरेगा तो यही क्या बन जाएगा? यही समझो वर्षा बन जाएगा, यही रेनफॉल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? रेनफॉल हो जाएगा। यानी कि वर्षा अगर हो रही है तो एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो चुका है? 100%। और जैसे ही 100% होगा हवा क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी। और जैसे ही हवा संतृप्त हो जाएगी क्लाउड बनेगा और वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। आई बात में? इसीलिए कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि हवा को तृप्त करें कैसे? बातों को बहुत देखो, सब कुछ पहले एक साथ मैं पढ़ा रहा हूं, लिखवाऊंगा एक साथ, ध्यान सुन। क्वेश्चन ये उठा कि हवा को तृप्त करें कैसे? देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता है, बस उस फॉर्मूले को दिमाग में रखो। ऊपर लिखा हुआ निरपेक्ष, ठीक है, एब्सोल्यूट लिखा हुआ, और नीचे कैपेसिटी, ठीक है, क्षमता। नीचे क्या लिखा हुआ है? क्षमता या सामर्थ्य। सामर्थ्य समझो आपका कैपेसिटी। ध्यान से बस सुनते चलो, आपका दो ही बातें हैं। मान लो निरपेक्ष वाला तुम्हारा x है और क्षमता कितना है? y है। हमें सापेक्षिक आर्द्रता कितना चाहिए? 100%। कितना परसेंट? तो मुझे किसी भी हालत में x को किसके बराबर करना होगा? x को किसके बराबर? y के बराबर। ध्यान सुनना, अब दो रीजन हो सकते हैं। या तो ध्यान सुनना, या तो ये जो x है, x का मतलब क्या है? क्या है? या तो ये x है, इसी को बढ़ा करके, इस x को बढ़ा करके क्या कर दिया जाए? y। या तो x को बढ़ा के कितना कर दिया जाए? तुम्हारा क्षमता है 10 गुलाब जामुन खाने का, या तो मैं तुमको 10 गुलाब जामुन दे दूं, या तो मैं तुमको 10 गुलाब जामुन दे दूं। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो तुम तृप्त हो जाओगे। हाँ या ना? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैंने देखा कि मेरे पास तो 10 गुलाब जामुन है ही नहीं, फिर भी मेरा उद्देश्य है तुमको तृप्त करना। क्या करना? तृप्त करना। अब बड़ा समस्या होगा कि तृप्त करें कैसे? तृप्त करें कैसे? क्योंकि तृप्त तो होगा 10 गुलाब जामुन से। किससे होगा? 10 गुलाब जामुन से। अब सुनो, एक और प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, ठीक है। पहले की जब शादियां हुआ करती थी ना, पहले वाली, ठीक है, जब हम लोग छोटे छोटे थे आपका, तो बारात में जब जाते थे ना, सुनो, बारात में जब जाते थे तो बारात में जब गए तो पहले पानी पीने के लिए लड्डू आता था। उसके बाद क्या कहते, डिब्बा में बंद पंचमेल आता था, नाम सुना है। खाना कुछ समय बाद खिलाया जाता था। तो आदमी क्या होता था, खाने के लिए तड़पता रहता था, खाने के लिए, क्योंकि अभी उसने पानी पिला दिया। खाना जानते हो कब खिलाएगा? जब शादी वादी हो जाएगा तब खिलाएगा, रात में 10, 12, 11 बजे आपका। तो आदमी 7 बजे से लेकर 2 बजे तड़प रहा है भोजन के लिए।
तो भूख ज्यादा लगती है तो खाने की खपत पहले क्या होती थी, ज्यादा। ठीक है, आजकल क्या है, आजकल उसे पता है कि बहुत सारे खाने वाले आएंगे आपका, और इतना खाने वाले आएंगे तो खाना कम पड़ जाएगा। आई बात समझ में? अब पनीर बनाना, रसगुल्ला बनाना, गुलाब जामुन बनाना महंगा काम है आपका, तो वो क्या करेगा, सस्ता सस्ता आइटम देगा। जैसे ही तुम एंट्री आओगे, उसे पता है कि मेरे पास खाना भरपेट इसको खिलाने के लिए नहीं है, पूड़ी हो गया आपका, पनीर हो गया, भरपेट खिलाने के लिए क्या करेगा आपका, जैसे ही तुम एंट्री करो पहले काम करो, इसको चाउमीन खिलाओ। क्या खिलाओ इसको? चाउमीन खिलाओ। जैसे ही तुम चाउमीन खा के छूटे बड़ा क्यों नहीं, अभी कहां जा रहे हो, अभी तुम आओ गोलगप्पा खाओ पहले। क्या खाओ? क्योंकि उसके पास 10 गुलाब जामुन नहीं है, तो गुलाब जामुन तो है नहीं उसके पास, तो जबरदस्ती तुमको खिला रहा है। ठीक है, जैसे ही तुम गुलाब जामुन, जैसे ही तुमने क्या किया, चाउमीन खाया आपका, उसके बाद गोलगप्पा के कहा, अभी कहां जा रहे हो, चाट बचा हुआ है भाई, चाट खा लिया, आपका पेट भर रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब जैसे ही तुमने चाट खा के खत्म किया, बोला कोई बात नहीं, दूध गर्म है उसको भी पी लीजिए। और जैसे ही तुम्हें लगा अच्छा कोई बात नहीं, दूध गर्म है, हम 2-3 घंटे बाद खाना खाएंगे, बोला ना कहां, चलो खाना खाओ। यही होता है ना, एक तरफ नाश्ता और एक तरफ, तो जितना आप गुलाब जामुन खाना चाहेंगे खा पाएंगे। आपका क्षमता कितने का था, 10 का है, और 2 में कहानी। ठीक है, और 2 में आप बोले कि बस सर अब तृप्त हो गया, अब ज्यादा नहीं चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं तुम्हारी क्षमता कम कर दूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं तुम्हारी क्षमता कम कर दूं। मैं तुम्हारी क्षमता कम करूंगा कैसे, मुझे ये कम करना है। क्या करना है मुझे? आर्द्रता सामर्थ्य कम करना है। मैंने तुम्हारा गुलाब जामुन क्या खाने की क्षमता को कम कैसे किया, चाउमीन खिला दिया। अब बताओ क्या कहते हैं, चाट सस्ता होगा या गुलाब जामुन सस्ता होगा? चाट। ठीक है, मुझे पता सस्ता वाला सामान खाओ, महंगा वाला नहीं खिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मान लो जहां पे चाट और गुलाब जामुन नहीं होता, वहां पे क्या है, क्या करता है आपका, मान लो खाने वाले ज्यादा आ गए, तृप्त सबको करना है, तो मैंने देखा हुआ शादियों में, फिर वो क्या करते हैं सब कि सब्जी पनीर में पहले डालेंगे पानी और उसमें डालेगा मिर्चा, फिर मिर्चा खिला खिला कर तुमको तृप्त करेगा। अब मिर्चा खिलाएगा, बताओ तो तुम्हारा क्षमता कम हो गया कि नहीं हो गया? और क्षमता कम हो गया, तुम सोच के बैठे तो आज तो 10 पूड़ी खा के मानेंगे, और इतना तीखा था कि 2 में तृप्त हो गए आप। 2 में क्या हो गए? तृप्त हो गए आपका। ये काम किया जाता है, तो इसको कम करो। इसको कम कैसे करेंगे? तापमान को कम कीजिए। तापमान को क्या कीजिए? कम कीजिए। तापमान को कम करेंगे तो आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगा, और आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगा, क्षमता तुम्हारी कम हो जाएगी, तो कम में ही तृप्त हो जाओगे। और मैं तुम्हें किसी भी हालत में क्या कराना चाहता हूं? तृप्त कराना चाहता हूं, ताकि तुम बोलो सर मैं तृप्त हो चुका हूं। खुश रहिए आप, आशीर्वाद दीजिए आपका। ठीक है, तो 2 तरीका, या तो तुम्हारी क्षमता के बराबर तुमको दे दूं, या तुम्हारी क्षमता को मैं क्या कर दूं? कम कर दूं। ये 2 तरीका है वायु को क्या करने का? सेचुरेट करने का। क्या करने का? सेचुरेट करने का, संतृप्त करने का। और जैसे ही वायु संतृप्त हुई, आपका बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगी, और आपका वर्षा होने लगेगी। तो बताओ आर्द्रता क्या है, समझ में आया? रिपीट करते हैं, आर्द्रता का मतलब वायु में उपस्थित जलवाष्प की आर्द्रता कितनी प्रकार की? पहला, निरपेक्ष आर्द्रता, एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। दूसरा क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या हुआ? निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य की तुलना ना, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता बटे के आर्द्रता सामर्थ्य, ये क्या हो गया? सापेक्ष आर्द्रता। अब आपका सापेक्ष आर्द्रता किस पर निर्भर करेगा? तापमान पे। तापमान को कम कर देंगे तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगा, और तापमान को बढ़ाएंगे तो सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ के कितना होना चाहता है? 100 अगर हो जाएगा तो वायु क्या हो जाएगी? सेचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। वायु सेचुरेट हो जाएगी तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। क्लियर हो गया? एक और आर्द्रता बचा हुआ है, विशिष्ट आर्द्रता। ये और सबसे सिंपल यही है, देखो विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब देखो, अभी तक जितने प्रकार की हमने आर्द्रता लिया है, हर जगह मैंने बोला कि या तो आयतन निश्चित हो जाए या तो तापमान निश्चित हो जाए।
यही ना, हमने तुमको ये बताया ही नहीं आप लोगों को कि वायु की कितनी मात्रा होनी चाहिए। कहीं भी मैंने बताया है कि वायु का कितनी मात्रा होना चाहिए? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्या करेंगे। वायु की 1000 ग्राम मात्रा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। आप इसको कितने भी आयतन में फैलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको केवल कितने ग्राम वायु दूंगा? 1000 ग्राम वायु दूंगा। तो मुझे बताओ, इस 1000 ग्राम वायु में कई गैसें होंगी, हाँ या ना? इसी 1000 ग्राम वायु में बताओ जलवाष्प भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब मुझे जानना है कि 1000 ग्राम वायु में जलवाष्प का कितना ग्राम है। अब बताओ, मैंने इसी आर्द्रता को विशेष बना दिया कि नहीं बना दिया? विशेष कैसे बना दिया? महाराज आंख खोल के सुना कीजिए। ये डेली इसका आंख बंद होता रहता है। ठीक है, आंख खोल के सुना कीजिए, आपका आंख बंद करके मत सुना कीजिए। ठीक है, अरे कौन समाधान कर रहा है मुझे पता है। ठीक है, अब बताओ 1000 ग्राम जल में, देखो मैंने विशिष्ट कैसे बनाया? मैंने वायु का कितना ग्राम ले लिया और जैसे ही 1000 ग्राम लिया विशेष हो गया। अब 1000 ग्राम में हमारा जलवाष्प कितने ग्राम है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसको बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। यह टॉपिक था आपका आर्द्रता के प्रकार। क्लियर हुआ? लिख डालिए, लिख डालिए। मैं सोच रहा हूं ना कि कल से एक काम करवाऊं। गांव में आप लोगों ने देखा कि खेत वोत में क्या कहते हैं, एक दवा फेंकने वाली मशीन होती है ना, तो मैं एक काम करता हूं, उसमें पानी भरवा देता हूं और पीठ पे रखवा करके हर 2 घंटे बाद ऐसे घुमवा देता हूं। ठीक है, वो घुमवा दिया जाएगा आपका। हाँ, गंगा जी बगल में ही है, वहां से गंगा जल मंगवा करके एक बार ऐसे घुमवा दिया जाए ताकि नींद खुल जाए करे आपका। कल से काम करवाता हूं मैं। ठीक है, लिखो। हेडिंग क्या डाला है? आर्द्रता ना, हेडिंग केवल आर्द्रता है ना। आर्द्रता का तात्पर्य लिखिए, लिखिए। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, कहा जाता है। आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे कर लेना। देखो, कॉलम वाइज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक ही पेज में आप लोगों को दिखता रहेगा। हेडिंग डाल दीजिएगा आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता के प्रकार, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के प्रकार या टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। 3 कॉलम बना लीजिएगा आप लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो लिखवाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। जो लिखवाया जा रहा है तुम देखते जाना, ज्योग्राफी के खत्म होते होते लगभग 300 साढ़े 300 पेज का नोट्स बन जाएगा। अभी तक मुझे लगता है 100 पेज क्रॉस कर गया होगा ना, वो खत्म होते होते 250-300 पहुंच जाएगा। और ये नोट्स आपका मोर देन सफिशिएंट है, आप टेंशन मत लीजिए। पहला भाग में लिखिएगा निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। पहले में निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरे में लिखिएगा सापेक्ष आर्द्रता, दूसरे में सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीसरे में लिखिएगा विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी।
विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए निरपेक्ष वाले में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। निरपेक्ष, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्टार्ट करें। लिखिए, किसी निश्चित आयतन, किसी निश्चित आयतन, किसी निश्चित आयतन की वायु में, किसी निश्चित आयतन की वायु में, की वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है, कहा जाता है। सेकंड में आ जाइए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखिएगा। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन है। जब निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना, जब निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना, निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना वायु के आर्द्रता सामर्थ्य, वायु की आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य के साथ की जाती है, वायु के आर्द्रता सामर्थ्य के साथ की जाती है, की जाती है, तो इसे सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है, कहा जाता है। अभी फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। कर लीजिए। हो गया? कॉलम वाइज लिख रहे हो ना? ठीक है, तो उसी कॉलम में इसके बाद लिख दीजिएगा ऐसे, तापमान अधिक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता सामर्थ्य कम, उसी के नीचे तापमान कम, तापमान, सॉरी एक मिनट, तापमान अधिक तो सापेक्षिक आर्द्रता ना, सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। तो बताओ क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या कि तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर, आर्द्रता सामर्थ्य को इंग्लिश में बच्चे लिख दो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ एयर। आर्द्रता सामर्थ्य को लिख देता हूं मैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एयर।
हो गया। चलो अब लिखिएगा विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। लिखिए 1000 ग्राम 1000 ग्राम वायु में 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में, ब्रैकेट क्लोज, जलवाष्प की मात्रा ग्राम में ब्रैकेट क्लोज की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नोट करके लिख लीजिएगा, अलग से कहीं नोट करके लिख दीजिएगा। लिखो यदि 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 वायु की सापेक्ष आर्द्रता, यदि वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, तो वायु संतृप्त हो जाती है। वायु संतृप्त, इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, वायु संतृप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तथा वर्षा होने लगती है। बादल बनते हैं, परिणाम स्वरूप बादल बनते हैं तथा वर्षा होने लगती है, वर्षा होने लगती है। मुझे बताओ इस प्रक्रिया को क्या मैं कंडेंसेशन बोल सकता हूं? संघनन, क्या बोलेंगे? यानी कि संघनन होने के लिए वायु का संतृप्त होना जरूरी है। वायु अगर संतृप्त होगी, ध्यान समझना, वायु अगर संतृप्त होगी तो बड़ी सिंपल सी बात है आपका कि आपका संघनन होगा, और संघनन होगा तो क्या होगी? वर्षा होगी। यानी कि वायु के संतृप्त होने का संबंध किससे है? संघनन से। किससे है? संघनन से, कंडेंसेशन से। तो अगला टॉपिक हमारा कहां शिफ्ट होगा? संघनन या कंडेंसेशन। डालिए हेडिंग, संघनन तथा संघनन के रूप, संघनन तथा संघनन के रूप, कंडेंसेशन एंड टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। संघनन तथा संघनन के रूप, कंडेंसेशन एंड टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एंड टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। संघनन तथा संघनन के रूप, देखिए ध्यान से, कंडेंसेशन या संघनन, कंडेंसेशन। क्वेश्चन देखो ये उठा कि संघनन होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कंडेंसेशन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? सिंपल से एक लाइन में पूछा जाए कि संघनन किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे? एक लाइन बोल सकते हो ना कि जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तित होना। जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। कंडेंसेशन ऐसे देखो, मान लीजिए यहां पे जल है, समझिए यहां पे मान लीजिए जल है और यहां पे जलवाष्प है, वेपर। ठीक है, अब बताओ
अगर ये जल, समझो, अगर ये जल किसी तरीके से किस में बदल जाए, जलवाष्प में, तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। यही बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। उल्टा कीजिए, अगर जलवाष्प किस में बदल जाए, जल में बदल जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे, या इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, इसे कंडेंसेशन बोलेंगे, संघनन या कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण का उल्टा क्या है, वाष्पीकरण का उल्टा और संघनन का उल्टा वाष्पीकरण। क्लियर है ना इतना आपका? ठीक है, अब थोड़ा समझना ध्यान से। हमने कहा ठीक है चलिए मान लेते हैं कंडेंसेशन हुआ आपका। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये जो कंडेंसेशन है, ये जो संघनन है, ये जो संघनन है, ये जो कंडेंसेशन है, समझो आपका कंडेंसेशन है, ये होगा कहां पर, की प्रक्रिया कहां पर होगी। सुनते चलो बस ध्यान से, इसकी प्रक्रिया समझो कहां पर होगी। हमें इतना जानना है कि संघनन का सीधा सा मतलब होता है कि जलवाष्प किस में बदलेगा। मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, जलवाष्प जल में क्यों बदलेगा? जलवाष्प का जल में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, एक ही तरीका हो सकता है कि जब जलवाष्प ठंडा हो जाए, क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो सीधा सा रीजन ये हमने लिखा परिवर्तन। तो क्वेश्चन उठा कि परिवर्तन क्यों होगा, तो बड़ा सिंपल सा जवाब मिलेगा कि यदि जलवाष्प क्या हो जाए, ठंडा, जलवाष्प ठंडा हो जाए। क्वेश्चन उठा कि जलवाष्प ठंडा हो जाए, ठीक है, तो जलवाष्प ठंडा कहां पर होगा, जहां पर जलवाष्प ठंडा होगा वहां पर कौन सी क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी। हाँ है ना, जहां पे जलवाष्प ठंडा होगा वहां पे कौन सी क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी। ठीक है, इसका मतलब किसी भी तरीके से जलवाष्प को ठंडा करना होगा। हाँ है ना। अब दो बातें हो सकती हैं। हमने बोला कहां पर, पहला हमने लिखा सतह पर, सतह के पास, जल्दबाज समझो पहले इसे। और दूसरा हमने लिखा कि सतह से ऊंचाई पर, सतह से ऊंचाई पर। आप क्या समझ, क्या बताओ, जलवाष्प आपका है, संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन की क्रिया सतह पर होगी, सतह के पास होगी या कहीं और होगी? ठीक है, सतह पर होगी या सतह से ऊपर होगी? कहां होगी? सतह पे नहीं होगी। इसका मतलब सतह पर कंडेंसेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कैसे? बोलो सर। बिल्कुल हो सकता है, बस हमें क्या करना है, जलवाष्प को ठंडा करना है ना। क्या करना है? अगर ये जलवाष्प सतह ही ठंडा हो जाए, अभी तुमको तापी विलोम तक पढ़ाया मैंने, ये सतह ही क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। सतह अगर ठंडा हो जाएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपका अपने पास की हवा को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, और ठंडा करके कंडेंस करा देगा। हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक आर्द्र वायु है, कैसी वायु है, आर्द्र वायु है, ह्यूमिड एयर है, और अगर इस ह्यूमिड एयर को, ध्यान सुनना, अगर इस ह्यूमिड एयर को मैं क्या करूं, किसी भी तरीके से अगर मैं ठंडे सतह के ऊपर लेके चला जाऊं, तो आपको ये ठंडा सतह ह्यूमिड एयर को क्या कर देगा, क्या कर देगा, ठंडा। और जैसे ही ह्यूमिड एयर ठंडा होगी क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। और जैसे ही कंडेंस होगी, जल की छोटी छोटी क्या बनेगी, और जल की छोटी छोटी बूंदें बनेगी, तो ओस है। अच्छा, तो फ्रिज में बर्फ नहीं होती है क्या? अरे ठंडा हवा छोड़ो, फ्रिज में सतह हो, फ्रिज में बर्फ होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो बर्फ होती तो ठंडा हुआ ना, तो ठंडा के ऊपर तुम लेके जाओगे तो कंडेंस तो करेगा ना। फिर ये फ्रिज का बात, दिमाग में बात कहां से आया है? ठीक है, हमें कैसा सतह चाहिए बच्चे, ठंडा। अब वो ठंडा सतह फ्रिज से हो जाए, या फ्रेयान गैस से हो जाए, या किससे हो जाए, फ्रेयान गैस से हो जाए, मुझे सतह ठंडा चाहिए। समझ रही हो ना। तो बर्फ का तुम्हारा फ्रिज में गैस है, कौन क्या है, गैस है, और वो ठंडा पैदा करती है।
ठीक है। अगर उसके ऊपर से हवा गई तो कंडेंस हो जाएगी। मुझे किसी तरीके से हवा को क्या करना है, ठंडा करना है। अब सोचो आपका एक तो ये हो गया। अब बताओ सतह को ठंडा होने के लिए, ध्यान सुनना बच्चे, सतह को ठंडा होने के लिए आपका आकाश का साफ होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ या ना? इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघाच्छादित आकाश में ओस क्यों नहीं बनती है? आकाश में अगर बादल होंगे तो ओस नहीं बनेगा, क्योंकि सतह जब खुद को ठंडा करना चाहेगी तो बादल उष्मा को रोक के कहां फेंक देगा? नीचे, और सतह ठंडा नहीं हो पाएगी। और सतह ठंडा अगर नहीं हो पाएगी तो वायु को ठंडा वो नहीं कर पाएगी, और वायु को ठंडा नहीं कर पाएगी तो संघनन होने वाला नहीं है। और संघनन नहीं होगा तो बड़ी सिंपल सी बात है आपका कि संघनन नहीं होगा तो ओस की बूंद नहीं बनेगी। ठीक है, ये कई बार आप देखोगे तो कई एग्जाम में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सतह के पास संघनन क्यों होगा, समझ में आ गया? तो मैंने एक लाइन लिखा है आपका, ठंडे सतह पर। दूसरा, सतह के ऊपर चलते हैं। मान लो सतह से ऊंचाई पर हम गए, मान लीजिए क्या कहते हैं, वायु है, ये आर्द्र वायु है, ह्यूमिड एयर है, ध्यान सुनो, ह्यूमिड एयर है, और ये ह्यूमिड एयर सतह से कहां जाने लगी? ऊपर जाने लगी, ऊंचाई पर। तो हमने आपने पढ़ा है ना कि ऊंचाई बढ़ेगी तो ऊंचाई के साथ जनरली तापमान क्या होता है? कम होता है। तो अगर हवा को ऊपर फेंक दिया जाए तो हवा गर्म होती जाएगी या ठंडी होगी? हवा ठंडी होगी। तो बताओ संघनन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब संघनन कहां पे हो सकता है? कहां पे? दो जगह पे। कहां पे? एक कहां पे होगा? सतह के पास, और एक कहां पे होगा? तो जब संघनन सतह के पास होगा तो ओस बनती है। क्या बनती है? ओस बनती है। लेकिन अगर सतह बहुत ज्यादा ठंडा हुआ और तापमान माइनस में चला गया तब भी संघनन होगा, लेकिन जलवाष्प सीधे किस में बदलेगा? बर्फ में। किस में बदलेगा? बर्फ में। तो क्या पड़ेगा? पाला। क्या पड़ेगा? पाला। तो पाला और ओस संघनन के रूप हैं कि नहीं है? पाला और उस किसके रूप है? संघनन के रूप हैं। समस्या बस एक है कि ये दोनों सतह के पास होते हैं। कहां होते हैं? सतह के पास। यहां पे आओ, इस वाले पे। अब ये आर्द्र वायु ह्यूमिड एयर कहां चली गई? ऊपर। और ऊपर जाके क्या हो गई? ठंडी हो गई आपका। तो मान लो ऊपर जाके ठंडी हुई तो जल की बूंदें बन गई। क्या बन गई? जल की बूंदें बन गई आपका। और वो बूंदें जब नीचे गिरने लगी तो वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा। पॉइंट नंबर 1। मान लो हवा ऊपर गई और तापमान कम होके माइनस में हो गया। हवा ऊपर गई और तापमान कम होके किस में हो गया? माइनस में हो गया। तापमान अगर कम होके माइनस में हो जाएगा तो अब जो जल होगा, जलवाष्प होगा, ये वाटर ड्रॉप बनेगा या आइस बनेगा? आइस बनेगा। तो वर्षा होगी या आइस फॉल होगा? तो हिमफाल होगा आपका। तो हिमफाल भी संघनन का एक रूप हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब मान लो क्या कहते हैं, नीचे से हवा कहां जा रही है और ऊपर मान लो बर्फ बन रहा है। क्या बन रहा है? बर्फ। अब वो बर्फ कहां आ रहा है? नीचे। कहां पे आ रहा है? नीचे। जब नीचे आएगा तो इस हवा में तो जलवाष्प था। हवा में क्या है? तो जब इस जलवाष्प में बर्फ आएगा तो बर्फ अपने चारों तरफ पानी को ठंडा कर देगा कि नहीं कर देगा? और हवा कहां जा रही है? तो इस बर्फ को फिर से कहां फेंकेगी? ऊपर। और ये बर्फ जब ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस वाले तापमान में जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर से समझाएं। ऐसे समझो। यहां पे मान लो यहां पे मेरे जहां पे मैं खड़ा हूं तापमान इसके ऊपर माइनस में है। अब बर्फ बन गया और बर्फ कहां आ रहा है? अब तापमान मेरे सर के ऊपर माइनस में तापमान था तो वहां से बर्फ अब पॉजिटिव तापमान में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? तो इस पॉजिटिव तापमान में तो वायु में तो जलवाष्प है ना। अब जलवाष्प के साथ बर्फ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बर्फ। तो बर्फ तो ठंडा हुआ ना, और जलवाष्प को बर्फ अगर ठंडा है तो बर्फ इस जलवाष्प को ठंडा कर देगा कि नहीं? तो बर्फ के चारों तरफ पानी की बूंदें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? हाँ या ना? क्लियर है? अब फिर से अब हवा नीचे से कहां जा रही है? तो इस बर्फ को कहां फेंकेगी? अब ये बर्फ था, बर्फ के चारों तरफ आपका छोटी छोटी पानी की बूंदें अब फिर से मेरे सर के ऊपर चली गई। तो छोटी छोटी पानी की बूंदें फिर से क्या बन गई? तो बर्फ का आकार बड़ा हुआ है छोटा हुआ? फिर से नीचे आया, फिर से पानी जमी, फिर से कहां फेंका? ऊपर, और बड़ा हुआ। ये तब तक होता रहेगा जब तक इतना बड़ा ना हो जाए कि ऊपर उठती हुई पवन को तोड़ के कहां आ जाए? नीचे।
अगर वो बर्फ नीचे आएगा तो छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े? क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। तो इसे ओला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओला वृष्टि। नाम सुना है ना? ओला कहा जाता है इसे। तो मुझे बताओ, ओला हुआ, क्या हुआ? ओला हुआ, आइस फॉल हुआ, हिम फॉल हुआ, रेन फॉल हुआ, कोहरा हो गया, ये सतह के पास होते हैं, सतह से ऊपर, और सब में संघनन हो रहा है। तो इस बताओ संघनन के रूप हुए कि नहीं हुए? इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। दूसरा रूप क्या है? सतह के पास। सतह के पास क्या होता है? या तो ओस बनेगी, या तो क्या बनेगी? ओस बनेगी, या तो आइस बनेगा। आइस बनेगा तो उसको पाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाला या फ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट। तो जितना मैंने नाम लिया है ये सब कुछ संघनन के अलग अलग रूप हैं या संघनन के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो संघनन के डिफरेंट टाइप्स क्या हो गए? ओस, ड्यू, ओला, ठीक है, पाला, वर्षा या रेनफॉल, आइस फॉल या हिमफॉल हो गया आपका, और पाला हो गया, और कोहरा हो गया। ये सब किसके रूप हैं आपके? सारे के सारे तुम्हारे आपके संघनन के रूप हैं या संघनन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। आयुवासन में तो टॉपिक सिंपल है ना, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दोगे टॉपिक सिंपल हो जाएगा। हाँ या ना महाराज? सबको समझ में आया? पीछे वाले बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब सबसे पीछे कोने में बैठा हुआ है, हाथ उठाओ ऐसे। आ गया समझ में ना? ठीक है, लिखवा दिया जाए। बोला हाँ सब ठीक है। मैंने हाथ उठाने के लिए बोला, हाँकने के लिए नहीं बोला है। लिखवा दिया जाए? लिख लीजिए जरा। अच्छा ऑनलाइन वाले बताओ भाई, ऑनलाइन वाले तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन से पूछ लेते हैं, ये तो उनको लगता है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, सब लोग बताओ। चलो ऑनलाइन तो सारे बोल रहे हैं, सब समझ में। एक बोल रहा है कब छुट्टी होगा? नहीं होगा छुट्टी आज। आज मेरा मन ही नहीं है छुट्टी करने का। ठीक है, आज कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगा। चलो पढ़ो। लिख लो संघनन, कंडेंसेशन या संघनन। संघनन या कंडेंसेशन, संघनन या कंडेंसेशन। लिखो एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प, जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है। जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, उसे संघनन कहा जाता है। जल की बूंदों में परिवर्तित होता है, उसे संघनन, कंडेंसेशन, संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है, कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करो। देखो जब वायु, जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता, जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, हो जाती है, तथा वायु संतृप्त होती है, तथा वायु संतृप्त होती है। लिख लिया ना? किसने याद किया है? वायु संतृप्त होती है तो संघनन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। अब मेरे साथ ऐसे लिखेंगे आप लोग। संघनन की क्रिया
इंग्लिश में कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस। अब ऐसे सतह के समीप या सतह पर, एट द सरफेस, दूसरा सतह से ऊंचाई पर, सतह से ऊंचाई पर, ऐसी दो कॉलम बना लीजिएगा। पृथ्वी सतह पर और दूसरा सतह से ऊंचाई पर, एबव द सरफेस। स्टार्ट करें। सतह के समीप जहां पे लिखा, इस वाले कॉलम में लिखिएगा, इस वाले कॉलम में। लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जब आर्द्र वायु, जब आर्द्र वायु जब आर्द्र वायु, आर्द्र वायु को आर्द्र वायु को शीतल सतह के ऊपर, शीतल सतह के ऊपर, शीतल सतह के ऊपर से गुजारा जाता है या प्रवाहित किया जाता है। शीतल सतह के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। तो वायु ठंडी हो जाती है, वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है तथा संघनन की क्रिया, तथा संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है, संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। जैसे जैसे ओस या ड्यू, ओस या ड्यू, दूसरा पाला, दूसरा पाला, दूसरा पाला, ओस और पाला। पाला भी बताया ना कुछ टाइम पहले, ठीक है। अब लिखो सतह के ऊपर या सतह से ऊंचाई पर, सतह से ऊंचाई पर, सतह से ऊंचाई पर। लिखिए, जब आर्द्र वायु, जब आर्द्र वायु, आर्द्र वायु, वायु सतह से ऊपर उठती है, जब आर्द्र वायु सतह से ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ वायु के तापमान में कमी आती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु के तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, कमी आती है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप वायु की संतृप्त आर्द्रता,
परिणाम स्वरूप वायु की संतृप्त आर्द्रता में वृद्धि होती है, संतृप्त आर्द्रता में वृद्धि होती है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर वायु संतृप्त हो जाती है। संतृप्त हो सकती है क्या? हाँ, अच्छा, हो जाती है, संतृप्त हो जाती है तथा संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, मुझे बताओ, ये वाला चीज बताओ, ओस या ड्यू, और दूसरा क्या है, पाला या फ्रॉस्ट। ये दोनों खुद से लिख सकते हो? जल्दी हाँ ना बोलो। ओला और पाला खुद से लिख सकते हो या लिखवाना पड़ेगा? लिखवा दें? अच्छा, लिख लीजिए। ओस लिख लीजिए। बताओ, ओस और पाला में अगर पूछा जाए कि समानता क्या है तो क्या बोलोगे? दोनों सतह के कहां होते हैं? पास। दोनों में अंतर क्या है? ओस तब, देखो, ओस तब बढ़ती है जब तापमान आपका हिमांक से ऊपर होता है, और पाला तब पड़ता है जब तापमान हिमांक से नीचे। बस इतना ही अंतर है। हमारा सतह है और सतह तेजी से क्या क्या होने लगा? ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के बाद क्या हुआ? सतह का तापमान माइनस में चला गया। कहां चला गया? तो सतह के ऊपर की जो हवा है उसका तापमान भी कहां जाएगा? माइनस में। तो सतह के ऊपर की हवा भी माइनस में अगर चली जाएगी आपका, तो उसके अंदर का जो जलवाष्प है अब वो तो ठंडा होगा, लेकिन तापमान कहां जा चुका है? माइनस में। तो जल की बूंद बनेगा या बर्फ बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर बताओ, बर्फ दिखाई देगा, जल की बूंद, बर्फ, और इसी को क्या बोलते हैं? पाला। लेकिन तापमान अगर मान लो आपका प्लस में है, हिमांक से क्या है? ऊपर है आपका, तो फिर जलवाष्प किसमें बनेगा? जल की बूंद में, और इसी को क्या बोलेंगे? ओस। सुनो ध्यान से, जिस तापमान पे जल ओस में परिवर्तित होता है उसे ड्यू पॉइंट बोलते हैं या ओसांक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसांक बिंदु। यानी कि वह तापमान जिस पे आपका जलवाष्प किस में बदल जाता है? ओस में, उसे हम ड्यू पॉइंट या ओसांक बिंदु बोलते हैं। तो लिख लीजिए इसे, ओस लिख लीजिए। ओस। क्या समस्या हो गई क्या किसी को कि इसका समस्या है? अरे पहले जय किशोर साहनी, कौन है भाई जय किशोर जी? जय किशोर जी आप हैं? प्रभु पहले वर्षा तो करा लेने दो, पहले वर्षा कराएंगे तब तो बिजली चमकाऊंगा, हाँ या ना? अभी तो ओस पढ़ाया मैंने, पाला पढ़ा रहा हूं, ओस और पाला के बाद फिर वर्षा पढ़ाऊंगा, हाँ या ना? फिर भी चलो तुम्हारी आत्मा शांत कर देता हूं मैं। 2 मिनट रुक जाओ, बदमाशी नहीं। इस बच्चे ने क्वेश्चन अगर पूछा है तो क्वेश्चन का समाधान होना चाहिए नहीं, आपके अभी काम आएगा। 2 मिनट सुन लीजिए। वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है तो जलवाष्प बनता है। क्या बनता है? जलवाष्प बनता है। ये जलवाष्प जब ऊपर जाती है तो क्लाउड बनता है। क्या बनता है? जब तुम बताओ जलवाष्प को जब तुम गर्म करोगे तो जलवाष्प तुम्हारा H2O है ना, हाँ या ना? जब इसको गर्म करोगे तो ऐसे ही रहेगा, टूट जाएगा,
तो टूट जाएगा तो ये बनता है 2H प्लस O डबल माइनस। तो मुझे बताओ जो बादल होगा समझो इस आपका, अब इसी बादल में बॉन्ड टूटा हुआ है, तो बताओ ये बादल तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मान लो पॉजिटिव बादल है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव बादल आपस में आपका समीप आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बादल जब टकराएगा तो स्पार्क होगा कि नहीं होगा? स्पार्क होगा तो बिजली चमकेगी, इसीलिए बिजली चमकती है। समझ में आ गया प्रभु? बैठ जाइए, लिखिए ओस। हाँ जल्दी जल्दी लिखवाऊंगा, ठीक है। देखो सामान्यतः 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 शीत ऋतु में, देखो मैंने सामान्यतः बोला, क्या बोला है? यानी कि कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान्यतः सामान्यतः शीत ऋतु में सतह जब शीतल होता है, शीत ऋतु में जब शीत ऋतु में सतह जब शीतल होता है, शीतल होता है तो सतह के ऊपर की वायु, सतह के ऊपर की वायु ठंडी हो जाती है। सतह के ऊपर की वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, हो जाती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया के कारण, परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया के कारण, संघनन की क्रिया के कारण जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है। जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है तथा पेड़ पौधों पर चमकते हुए मोतियों के रूप में, पेड़ पौधों पर कौन समझ रहे हो ना? पत्तियों पर, कहां पर? पत्तियों पर चमकते हुए मोतियों के समान दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसे ओस कहते हैं, इसे ओस कहते हैं, ओस कहते हैं तथा इसे ओस कहते हैं तथा जिस तापमान पर ओस का निर्माण होता है, जिस तापमान पर ओस का निर्माण होता है उसे ओसांक बिंदु, ड्यू पॉइंट, उसे ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहा जाता है। एक क्वेश्चन का जवाब दोगे क्या? ओस पेड़ पौधों की पत्तियों पे ही क्यों दिखाई देती है? सतह पे दिखाई देना चाहिए ना? वेट, अरे धैर्य बना के रखिए। पेड़ पौधों की पत्तियां ऊपर से चिकनी होती हैं तो उनका अल्बीडो क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए सतह की तुलना में ठंडी क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। समझे महाराज जी? इसीलिए ओस कहां दिखाई देती है? पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि वो फैला होता है ना, ठीक है। और पानी को फैलाओगे तो जल्दी ठंडा होगा, इसीलिए पेड़ पौधों की पत्तियों पे ओस दिखाई देता है, घासों पे ओस दिखाई देता है, ठीक है। आइए आपका सेकंड वाले में, फ्रॉस्ट या पाला, फ्रॉस्ट या पाला लिखिए। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में छुट्टी कब करेंगे? अभी खान सर को बुला देता हूं, वहीं बता देंगे छुट्टी कब होगा। ऑनलाइन वाले कुछ ज्यादा परेशान है, ऑनलाइन वाले कुछ ज्यादा ही उन्हीं की क्लास है क्या? ठीक है, अभी किसकी क्लास है? अच्छा,
तो एक बार उनको बुला देता हूं और बोल देता हूं कि ऑनलाइन वालों को आपने जो फैसिलिटी दिया हुआ है ना, उस फैसिलिटी का ये सब नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आकर के थोड़ा आप ही इन लोगों को समझा दीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई लड़का सीआर बना रहा है, कोई रोने वाला फोटो भेज रहा है, कोई कह रहा आंख से हमारे मिर्च निकल रहा है। ठीक है, कोई बोल रहा है आंख से समंदर बह रहा है। क्या हो गया? कहाँ है? क्या बेटा? अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ऑनलाइन मैं स्पेशली ना एक काम करता हूं, कल क्या कहते बोल दीजिए कि मैंने रिक्वेस्ट किया है सर से कि ऑनलाइन वालों को क्या कर लें, क्या कहते समझा दें थोड़ा सा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझा दें और उनको बता दें कि जो हमने फैसिलिटी दिया हुआ है उस फैसिलिटी का नाजायज फायदा ना उठाएं। ठीक है, पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए पढ़ाया जा रहा था कि सितंबर में आपका एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम अगले साल होता तो आपका 2.5 घंटे का क्लास पढ़ाया जाता। हमारा टारगेट सितंबर है ना बच्चे, क्या है टारगेट? तो सितंबर में क्वेश्चन, सितंबर में सिलेबस कैसे पूरा किया जाए, तो क्लास तो लंबा लेना पड़ेगा ना। ठीक है, अब तुम्हारे आंख से चाहे मिर्चा गिरे चाहे पानी गिरे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिसके आंख से मिर्चा गिर रहा है, काम करे, बाल्टी उल्टी ले ले, मिर्चा इकट्ठा कर ले और डिब्बा बंद करके मार्केट में बेच दे, कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी ना। ठीक है, रोजगार पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? रोजगार पैदा हो जाएगा और देश में थोड़ा सा बेरोजगारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिखो, पाला। देखो, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जब सतह तीव्रता से ठंडा होता है, जब सतह तीव्रता या शीघ्रता से ठंडी होती है, तीव्रता या शीघ्रता से ठंडी होती है, तथा सतह का तापमान हिमांक से नीचे, सतह का तापमान हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, से नीचे चला जाता है, हिमांक से नीचे चला जाता है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनन के पश्चात, वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनन के पश्चात सीधे रूप के पश्चात सीधे बर्फ में परिवर्तित होती है, बर्फ में परिवर्तित होती है, बर्फ में परिवर्तित होती है, तथा पेड़ पौधों के पत्तियों पर सफेद रंग की, तथा पेड़ पौधों की पत्तियों पर सफेद रंग की बर्फ की चादर, सफेद रंग की बर्फ की परत, लिखो चादर नहीं परत, बर्फ की परत दिखाई देती है, बर्फ की परत दिखाई देती है। इसे ही पाला कहा जाता है, इसे ही पाला या फ्रॉस्ट कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पाला और दूसरा क्या रहा? ओस रहा। ठीक है ना आपका। ए देखो बैग को कहाँ तुम बंद करने लगे हैं? किसने बोला जाने के लिए? किसी ने बोला है क्या? तुम खुद से ही मान लिए क्या? एकदम बैग वोग लेकर के किताब कापी बंद अभी कोई इस क्लास में क्लास है क्या यहाँ पे? कितने बजे? 6 बजे। हाँ रिवीजन करा रहे हैं, बिल्कुल
हाँ, रिवीजन करा रहे हैं, कॉपी किताब बंद कर लीजिए। हाँ, बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट। देखिए, हमने शुरुआत कहां से किया था क्लास की? हीट बजट से। कहां से? हीट बजट। 5 मिनट सुन लो। हीट बजट से हमने शुरुआत किया था। हीट बजट का मतलब पृथ्वी के द्वारा अवशोषित ऊष्मा और सतह के द्वारा निष्कासित ऊष्मा दोनों बराबर हो जाए तो इसे हीट बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं। हमारी पृथ्वी 51 यूनिट ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है, और 51 यूनिट ऊष्मा को अलग अलग रूप में क्या करती है? वापस कर देती है। इसे हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं। लेकिन जब कभी अवशोषित ऊष्मा और निष्कासित ऊष्मा बराबर ना हो तो इम्बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्बैलेंस या असंतुलन। ये दो रूप में होता है। अगर अवशोषित ऊष्मा ज्यादा है तो जाइए ना फिर, अगर अवशोषित ऊष्मा ज्यादा है और निष्कासित कम है तो तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। इसका उल्टा, अवशोषित ज्यादा है और अवशोषित कम है और निष्कासित क्या है? ज्यादा है, तो तापमान कम हो जाएगा, ग्लोबल कूलिंग हो जाएगा। इसी को क्लाइमेट फोर्सिंग बोला गया। क्या बोला गया? क्लाइमेट फोर्सिंग। उसके बाद पढ़ाया गया तापीय विलोमता। ऊंचाई बढ़ने के साथ जब तापमान में कमी होने के बजाय तापमान बढ़ने लगे तो तापीय विलोमता कहते हैं। इसके लिए सतह का ठंडा होना चाहिए, शीत ऋतु होना चाहिए, लंबी रातें होनी चाहिए, आकाश क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, और सतह पे शुष्क और ठंडी हवा होनी चाहिए। तापीय विलोमता दो प्रकार की है। एक है आपका सतही तापीय विलोमता और दूसरा उच्च वायुमंडलीय। सतह के पास जो उत्पन्न होता है सतही तापीय विलोमता, और ऊंचाई पे जो होता है उसे उच्च वायुमंडलीय। ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के ऊपर तापमान अचानक से बढ़ता है तो तापमान जब बढ़ता है तो तापीय विलोमता है। सतही तापीय विलोमता तुम्हारा एक वाताग्री था, तो वाताग्री का मतलब वाताग्र के बनने के कारण जब तापीय विलोमता बनती है। एक अभिवहनीय था, गर्म सतह ठंडे सतह के ऊपर गर्म हवा आ जाए या गर्म सतह के ऊपर ठंडी हवा आ जाए तो अभिवहनीय तापीय विलोमता हो जाएगा। एक घाटी तापीय विलोमता था। घाटी में शीत ऋतु में ठंडी के मौसम में आपका घाटी गर्म होती है और आपका ऊंचे पर्वत ठंडे होते हैं, तो वहां से ठंडी हवा घाटी में आती है। क्या आती है? ठंडी हवा घाटी में आती है, और आपका और गर्म हवा कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो सतह पे ठंडी हवा, ऊंचाई पे गर्म हवा से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है, जो कि तापीय विलोमता है। इसके प्रभाव पढ़ाए गए। सतह ठंडा हो जाएगा, शीतलहर का प्रभाव पड़ जाएगा, गर्म और ठंडी हवाएं जब आपस में मिलेंगी तो कोहरा पड़ेगा, कोहरा से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है आपका। ठीक है, ये इसका प्रभाव था। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब वायु में उपस्थित जलवाष्प। आर्द्रता में निरपेक्ष आर्द्रता, निश्चित आयतन पर वायु में कितना जलवाष्प है। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब आर्द्रता सामर्थ्य के तुलना में तुम्हारे पास कितना आर्द्रता है। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब 1000 ग्राम जलवाष्प में कितना ग्राम आर्द्रता है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ के अगर 100% हो जाए तो वायु संतृप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी। और वायु संतृप्त होगी तो संघनन स्टार्ट होगा। क्या? संघनन स्टार्ट होगा। संघनन दो जगह पे होगा, सतह पे और कहां पे? ऊंचाई पे। सतह पे संघनन होगा, या तो ओस बनेगा या तो पाला बनेगा। ऊंचाई पे अगर संघनन होगा तो वर्षा हो सकती है, हिमपात हो सकता है, कोहरा पड़ सकता है और पाला पड़ सकता है। अभिभाषण में ओस और पाला आपको पढ़ाया गया कि ओस तब होगा जब सतह ठंडा होगा लेकिन तापमान हिमांक से क्या हो? ज्यादा। लेकिन आपका तापमान हिमांक से कम हो जाए तो जो जलवाष्प आपका सीधे क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा आपका? पाला पड़ेगा। तो ये आपका टॉपिक था।